प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान, 9वीं की विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर था वो लगभग पूरा हो चुका था। जहां तक थियोरेटिकल क्लास थी वो सारी हमने उसमें हर एक टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास हम जो है इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जितने भी सेकंड चैप्टर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इससे रिलेटेड जितने भी अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी के, वो अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। और कई बार विद्यार्थियों की ये डिमांड रहती है कि जितने सर अभ्यास प्रश्न हमें कौन कराएगा ना। कई बार स्कूलों में भी ऐसा नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन करवा करके, सोल्व करवा करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को शुरू से अंत तक देखा करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें, आगे बढ़े, इसी आशा और शुभकामना के साथ चलते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर, ठीक है ना। कक्षा 9 और 9वीं की जो दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर हमने पूरा किया। और इसका जो अभ्यास प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जितने भी एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के जितने भी अभ्यास प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। और आप विद्यार्थी सभी मन लगा करके पढ़ें, चित्त लगा करके पढ़ें, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते क्वेश्चन को टच करें और क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से करने का संकल्प लें। जैसे जैसे आप थियोरेटिकल क्लासें बेहतरीन ढंग से देखोगे, जितनी मैंने क्लासें रिकॉर्ड कर रखी है वो सारी क्लासें आप देखोगे, और देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आने वाला लास्ट में आपके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं और अभ्यास प्रश्न एकदम चुटकियों में हल होते जाएंगे। कैसे? जब आप जो मैंने क्लासें ले रखी है उन क्लासों को विस्तृत रूप से गहनता के साथ पढ़ोगे तो, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए, ठीक है ना। हाँ, अभ्यास प्रश्न आपका पहला है प्रिय विद्यार्थियों। अभ्यास प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियां को अपनाएंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर का, वो है अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाओगे, ठीक है। पहला दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे, ठीक है। यानी प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित विधियां, नीचे कुछ विधियां दे रखी है, निम्नलिखित विधियों को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को, या निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे, ठीक है ना। कुछ दे रखा है ऐसा प्रश्न, और इस प्रश्न का जो पहला ए है, सोडियम क्लोराइड को जल से, यानी सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाएगा। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl। प्रिय विद्यार्थी, हमने विस्तृत थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा था NaCl का मतलब था सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? इसका साधारण नाम है नमक और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड मैंने कहा था जब हमने पढ़ा था विधियों के अंदर कुछ, तो सोडियम क्लोराइड को पृथक करने का मैंने कहा ऐसे आप कच्छ की तरफ जाओगे या बाकासरण की तरफ जाओगे तो बाकासरण के अंतर्गत आप ऐसी क्रियाएं देखोगे, या इसके अलावा आप खारे पानी की जितनी भी झीलें राजस्थान में वहां देखोगे तो नमक का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और ऐसी स्थिति में नमक है वो पानी को क्यारियों के अंदर रोका जाता है या कुंड बना करके इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में धूप में छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो पानी है वाष्पीकरण होकर के ऊपर चला जाएगा और पीछे जो बचेगा वो सारा नमक होगा। उसको मशीनों के माध्यम से फिल्टर करके आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करती है सरकारें, अलग अलग कंपनियां, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सोडियम क्लोराइड है
उसको पानी से पृथक करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों कौन सी विधि का काम लेंगे? तो जो ए है, ए का उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा वाष्पन विधि। कौन सा है? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि, वाष्पन विधि के अंतर्गत आप सोडियम क्लोराइड जो पानी में घुला हुआ है, उस सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से क्या कर सकते हो? पृथक कर सकते हो। ठीक है, विलयन के अंतर्गत मैंने कहा एक विलायक होगा और एक विलेय पदार्थ होगा। ठीक है, विलायक होगा वो बड़ी मात्रा में होगा, विलेय पदार्थ होगा वो कम मात्रा में होगा। ठीक है ना। और विलेय पदार्थों को अलग करने का जो मेथड है, सोडियम क्लोराइड क्या है? विलेय पदार्थ है, और यहाँ विलायक क्या है? जल है। ठीक है, तो विलायक में से विलेय पदार्थों को अलग करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यार जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को आप पृथक करना चाहते हो तो वाष्पन विधि द्वारा होगा। वाष्पन विधि दो प्रकार की, एक तो प्राकृतिक है, मैंने कहा धूप में आप छोड़ दो, पानी को रख दो, थोड़े से समय बाद या कुछ दिनों बाद पानी है वाष्प के रूप में उठ जाएगा और पीछे नमक है क्यारियों में बच जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ जो आप देख रहे हो, तो ये वाष्पन विधि, ये वाष्पन विधि का मतलब होता है नमक वाले पानी को जैसे आप गर्म करोगे तो गर्म करने के फलस्वरूप आपका जो पानी है वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और वाष्प बनने के उड़ने के बाद आपका जो नमक है वह बर्तन या जो भी आपका बीकर है उसमें रह जाएगा। ठीक है, तो पहले सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने में कौन सी विधि काम में ली जाएगी? तो वाष्पन विधि, या इसको कोष्टक में आप लिखोगे वाष्पीकरण। वाष्पन कहो या वाष्पीकरण कहो, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वाष्पन कहो या वाष्पीकरण विधि। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं? डाउट है तो ए का जो आंसर है अभ्यास प्रश्नों में से ए का जो क्वेश्चन नंबर पहले का ए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो ए है वो ए का है वाष्पन विधि। क्या है मैंने पढ़ करके सुन लिया और आप किताब में देखेंगे तो पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो एक है वाष्पन विधि या वाष्पीकरण विधि से अलग किया जाता है। दूसरा बी, इसका जो बी है प्रिय विद्यार्थियों, वो बी करके क्या कहा है कि अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है तो किस विधि का उपयोग करोगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा होगा अमोनियम क्लोराइड का मतलब कहता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको हम कहते हैं नौशादर। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? नौशादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौशादर। नौशादर का मतलब आपने कपूर देखा होगा, हमारे घरों में जब कपड़े होते हैं, हम कपड़ों को टिड्डियां वगैरह कीट खा के जाते हैं तो उसको बचाने के लिए हम कपूर की गोलियां उपयोग में लेते हैं। और आपने देखा होगा कई बार घरों में जो बिस्तर रखने की जगह होती है, चाहे लकड़ी की हो चाहे सीमेंट की, उस स्थिति में महिलाएं कपूर की गोलियां वहां रखती है। कारण क्या है कपूर की गोलियां रखने का? क्योंकि वहां उसमें विशेष प्रकार की स्मेल होती है, गंध होती है, जिसकी वजह से कीट है वो नजदीक नहीं आते हैं। तो NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हम प्रिय विद्यार्थी क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नौशादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नौशादर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो जैसे मैंने कहा इसमें उत्तर है आपका वो है ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, यानी मिश्रण में से कुछ शुद्धियां या अशुद्धियों को अलग करने का जो तरीका हमने पढ़ा था विधियों में से, तो मिश्रण के फिल्ट्रेशन में, तो ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा था वहां ऊर्ध्वपातन का मतलब है किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हो तो वो ठोस है द्रव में कन्वर्ट होने की बजाय क्या होता है? सीधा सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। इस विधि को हम कह रहे थे ऊर्ध्वपातन। इस विधि को या इस प्रक्रिया को कह रहे थे ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन विधि से आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा NaCl सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को आप गर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड सीधा वाष्पीकरण हो जाएगा। इस पदार्थ का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के फलस्वरूप क्या होता है? ये सीधा द्रव में बदले बिना ठोस से किस में जाता है? ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है और ऐसी स्थिति में आपका सोडियम क्लोराइड है वो नमक के पृथक हो जाता है। तो आपका जो दूसरा है
कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो है वो ऊर्ध्वपातन विधि। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मैं विस्तृत रूप से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिससे आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, इसलिए आप मन लगा करके पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को दबा करके शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये पहुंच सके इंफॉर्मेशन। तीसरा है प्रिय विद्यार्थी जो सी आपका अभ्यास प्रश्न, दूसरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के, और उसमें पहले क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है आपका नए वाले संस्करण में देखा है, तो सी में है धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। एक क्या है धातु के टुकड़े, ठीक है, और प्लस क्या है कार वाला ऑयल। आपने कार सर्विस सेंटर देखा होगा, आपने बाइक सर्विस सेंटर देखा होगा, उसमें से जैसे काला ऑयल निकालते हैं तो ऑयल में से कुछ उसके पार्ट हैं लोहे के, वो भी टूट करके अंदर गिर जाते हैं और नीचे से ढक्कन खोल करके जब उसको अलग किया जाता है तो उसमें कुछ ऑयल होता है और कुछ ऐसी अशुद्धियां होती है जो एक धात्विक अशुद्धि मानी जाती है, ठीक है। तो इनको अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो सी है, इसमें है छनन विधि। क्या है छनन विधि। छनन विधि आप देखेंगे शब्द से ही इसकी परिभाषा निकल करके आ रही है। छनन विधि का मतलब होता है जैसे ऑयल है गाढ़ा, उस ऑयल को यदि किसी छलने के माध्यम से हम छानेंगे तो धातु के टुकड़े अलग हो जाएंगे और ऑयल उसमें से छन करके अलग हो जाएगा। इस प्रकार उसमें अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो धातु के टुकड़ों को कार के इंजन के ऑयल से पृथक करने में छनन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? छनन विधि का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने चैप्टर मन लगा करके पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन सारे सारे आसानी से हल कर पाओगे, और नहीं पढ़ा है तो क्लास रिकॉर्डेड है, देर की वगैरह आप आसानी से पढ़ करके इसको हल कर सकते हैं। चौथा डी है दही से मक्खन निकालने के लिए। हाँ, मक्खन का जब नाम आता है तो मुंह में पानी अवश्य आता है, और यहाँ आया है कि दही से मक्खन निकालने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक अभिकेंद्रीय बल होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इससे पिछले कक्षाओं में जब चैप्टर आपके फिजिक्स के कुछ आए होंगे बल वगैरह, तो उसमें बल में अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल शब्द आए होंगे, ठीक है। तो उनमें से आपने देखा होगा या यहाँ आप देखोगे तो जो विधि है प्रिय विद्यार्थियों डी में, वो है अपकेंद्रण विधि। क्या है? अपकेंद्रण विधि, यानी दही से मक्खन निकालने की जो विधि है इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण विधि। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, अपकेंद्रण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बिलोना हम बिलोते हैं, हाथ से महिलाओं को देखा होगा बिलोना करते समय या बिलोना बिलोते समय, उस समय इस प्रकार जैसे एक बार कुंडली में इस प्रकार राउंड, और जैसे ये हाथ आगे आता है तो कुंडली की जो धारा है, दिशा है उसकी राउंड की, वो बदल जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे राउंड लेफ्ट राइट होता है तो केंद्र की ओर, सॉरी केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल जो बल है उसको अपकेंद्र या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये जो मक्खन है ये दही से अलग होने की जो प्रक्रिया है ये अपकेंद्रण विधि कहलाती है, ठीक है। केंद्र से बार बार बाहर की ओर बल लगता है जिसकी वजह से मक्खन है वो धीरे धीरे छाछ के ऊपर आ जाता है और छाछ अलग हो जाती है, ठीक है। तो दही से मक्खन निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो है अपकेंद्रण विधि। क्या है? अपकेंद्रण विधि, ये है के, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। जहां डाउट हो तो आप डाउट रखना मत, और डाउट है वो क्लियर करते करते चलना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये नॉलेज आपके लिए काम आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते चले तो भविष्य में आपको कभी भी ये बुक्स वापस नहीं पढ़नी पड़े। चाहे कंपटीशन आप कांस्टेबल का दो, चाहे पटवारी का दो, चाहे वीडियो का दो, चाहे आरएस का दो, चाहे आईएएस का दो, ये कॉन्सेप्ट वर्तमान में एनसीईआरटी बेस्ड सारे सारे पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी जितना आप कवर करोगे उतनी ही आगे राह आसान होगी, ठीक है। और मेहनत तो आपको करनी होगी, बिन मेहनत किए ये चीजें नसीब नहीं होगी। इसके लिए मेहनत आप करोगे, हम कराएंगे आपको मेहनत, लेकिन आप यकीन के साथ इस चैनल से लगातार जुड़े रहें तो आपका हर एक चैप्टर बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा, और बेहतरीन ढंग से इसकी जो थ्योरी है उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये था डी। और ई ऑप्शन, ई है जल से, ई में
है जल से तेल निकालने के लिए, ठीक है। ई है वो कह रहा है कि जल से तेल निकालने के लिए यानी जल से तेल को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो जल से तेल को अलग करना है तो निश्चित रूप से अलग करने को हम कहते हैं पृथक, क्या कहते हैं, पृथक, ठीक है। अलग करना या पृथक करना तो हम इसको कहेंगे पृथक्करण विधि। क्या कहेंगे, पृथक्करण विधि, ठीक है। तो हम जल को तेल से अलग कर रहे हैं या तेल को जल से अलग कर रहे हैं तो इस विधि में ई में आपका ऑप्शन आएगा, वो आएगा पृथक्करण विधि। कौन सा मेथड आएगा, पृथक्करण या पृथक्करण विधि, ठीक है। यानी जल से तेल निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, पृथक्करण। पृथक का मतलब आसान शब्दों में कहें तो जल को अलग करना और तेल को अलग करना आसानी से, ठीक है। अब जब तेल और जल के मिश्रण को मिलाते हो तो कुछ समय बाद देखोगे तेल हल्का होने की वजह से तेल या घी ऊपर आता है और पानी है भारी होने की वजह से नीचे पैंदे में चला जाता है। उसकी एक लेयर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको आप पृथक आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जिस बीकर में है बीकर को आप उड़ेलोगे तो धीरे धीरे आपका तेल है या फैट पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा और नीचे है लिक्विड जल बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप पृथक्करण विधि का प्रयोग करोगे जल से तेल को अलग करने के लिए, ठीक है। अब आगे इसने एफ में दे रखा है, एफ जो पहले क्वेश्चन का जो एफ है उसमें दे रखा है कि चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना है, ठीक है। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक कि इंडिया में नहीं, आप पश्चिमी राजस्थान में देखोगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह, इधर तो चाय है वो बहुत बड़े पैमाने पर पी जाती है, पेय पदार्थ बन गया है और एक शौक बन गया है, ठीक है ना। उठते सोते हर समय चाय है वो होठों पर होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चाय तो सबके घर में बनती है। अब आपको पता है कि जब चाय करते हैं तो उसका जो लिक्विड रस है उसको अलग कैसे करते हैं, छान करके करते हैं। सीधी सी बात है, जब छान करके करते हैं तो इसको कहते हैं हम छनन विधि। क्या कहते हैं, छनन विधि। जो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, ठीक है, बस नाम थोड़ा सा परिवर्तित है इसलिए घबराए नहीं। तो चाय में से चाय पत्तियों को या जो भूकी होती है उसको अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो करेंगे छनन विधि का। तो एफ में है आपका वो है छनन विधि। कौन सी प्रिय विद्यार्थियों, यानी छनन विधि का प्रयोग किया जाता है चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है जी। अब क्या प्रिय विद्यार्थियों, अब है जी, यानी पहले क्वेश्चन में आपके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगला है एफ के बाद में जी आता है। जी में इसने दे रखा है कि बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि या कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब आप जब छोटे थे, बचपन में, अभी भी छोटे हो, लेकिन इससे भी पहले आपने देखा होगा 9th क्लास से पहले पहले छोटे जब थे 5-7 साल के, तो पहले जमाने में हम धोरों में या रेतीली जगह पर ज्यादा जाया करते थे। आज आप देख रहे हो समय की अफरा तफरी की वजह से हर एक शहरीकरण की तरफ दौड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को बालू है वो कम नसीब हो रही है, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन समय में या पुराने आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें, जब हम छोटे थे तो उस स्थिति में रेती में ज्यादा खेला करते थे। तो सबसे पहले जैसे कोई टेप है, रेडियो है या टॉर्च है, ये आदि खराब होती थी, इसके पीछे एक चुंबक लगा हुआ होता था। वो चुंबक कहीं मिल जाता था तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे, उस चुंबक को लेके जाते थे और ले जाने के बाद में रेत है उसमें घुसा घुसा करके इस प्रकार हिलाते थे। तो जिसकी वजह से क्या है कि उसमें चुंबक तक का गुण उत्पन्न होता था और उसमें छुपी रेत के अंदर लोहे की कोई वस्तु होती थी तो निश्चित रूप से उस चुंबक से टच होकर के या चिपक करके उस चुंबक के साथ बाहर आ जाती थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बालू से लोहे की पिनों को यानी रेत में से लोहे की पिनों को पृथक करना है तो चुंबक का इस्तेमाल करेंगे और चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि है। कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालू में उपस्थित लोहे की कीलों को या लोहे के पार्ट्स को अलग करने के लिए। तो ये था जी में चुंबकीय पृथक्करण विधि। और अगला है एच। एच है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना है। हम सारे किसान हैं, ये एच है। एच आपका कह रहा है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना है तो कौन सी विधि या कौन से मेथड का प्रयोग किया जाएगा। अब आप और हम सारे किसानों के बेटे हैं, ज्यादातर हमारे
जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर इंडिया में वैसे भी, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो पश्चिमी सीमा क्षेत्र में यहाँ कृषि बड़े पैमाने पर होती है। और पहले मौसमी कृषि हुआ करती थी, यानी 12 महीने में से केवल 4 महीने वर्षा ऋतु में खेती करते थे। आज आप देख रहे हो पिछले 15 सालों से तो ऐसा भूचाल सा आ गया, यानी 12 मासी खेती हमारे यहाँ चलती रहती है। जैसे बाजरा है, गेहूं है, बगरा है, ज्वार है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। उसमें से आपने देखा होगा जब थ्रेसर, अब पहले जमाने में हाथ से करते थे, हाथ में से उस अनाज को कूट करके इस प्रकार आप किसी बर्तन के माध्यम से, यानी उसको क्या कहते हैं, फटकार करते थे, ठीक है ना। उस जैसे कोई भी बर्तन ले लिया, जैसे हम यहाँ से जैसे देसी भाषा में कहें तो सुपड़ा है वगैरह इस प्रकार के, ठीक है ना। अभी भी जैसे थ्रेसर का जमाना है तो उसमें बाद में जो कुछ जहां हम अनाज इकट्ठा करके रखते हैं उसमें से जो रेतीली और कुछ उसमें अनाज के दाने होते, पीछे जो बचती है उसको कई भाषाओं में अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। कोई पीड़ी कहता है, कोई क्या कहता है। तो उसको भी जब छानते हैं तो छानने के लिए क्या करते हैं, किसी बर्तन में लेते हैं और बर्तन को इस प्रकार ऊपर पकड़ करके हिलाते हैं तो जो दाने हैं वो पैरों में गिरते हैं और डस्ट या जो उसके अंदर अपशिष्ट है वो सारा सारा हवा के साथ उड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो है फटकना विधि। कौन सी? फटकना विधि, ठीक है। और इसको आप अपनी भाषा में लिखोगे तो उपना, ठीक है। फटकना विधि का मतलब होता है जैसे अनाज और अपशिष्ट है उसको आप यूं हिलाओगे, हवा में किसी बर्तन में लेकर के गिराओगे तो दाने हैं भारी होने की वजह से पैरों में गिरेंगे और अपशिष्ट है जितना डस्ट वगैरह वो सारी सारी उड़ करके दूर चली जाएगी, ठीक है। तो भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो वो है फटकना विधि या उपना विधि, ठीक है ना। और अगला आई, एस के बाद क्या आता है आई। तो आई में आपकी क्वेश्चन है उसमें दे रखा है बुक के अंतर्गत कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब कोई पानी है और उस पानी के अंतर्गत यानी जो महीन से महीन मिट्टी आती है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसको आप जब घोलते हैं तो घोलने के बाद में विद्यार्थियों एक गोल सा बन जाता है, ठीक है, जैसे गहरा धूसर रंग का। तो ऐसी स्थिति में उसको पानी से अलग करना है तो करने के लिए क्या करोगे, करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जो अपकेंद्रण है, यानी कोई चीज लेकर के उसको बार बार उसके पेंदे में से हिलाओगे तो हिलाने की वजह से क्या होगा, हिलाने की वजह से ये होगा कि अपकेंद्र, जैसे अपकेंद्रीय बल लगेगा तो वो जो डस्ट है, मिट्टी भारी कण है वो पेंदे में जमा हो जाएगी और पानी है तैर करके ऊपर आ जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों अपकेंद्रण विधि। क्या कहते हैं, अपकेंद्रण विधि, ठीक। कौन सी विधि है, जो दही से मक्खन को अलग कर रही थी वो भी अपकेंद्रण थी और ये भी अपकेंद्रण विधि है जिसकी वजह से पानी है वो अलग हो जाता है और भारी जो रेत के कण है वो अलग हो जाते हैं अपकेंद्रण की वजह से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आई है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। और आई के बाद में आता है जे, अल्फाबेट के क्रमिक या क्रम से चल रहे हैं किताब वाले। तो जे में इसने कहा है कि पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ के, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ के या पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा प्रिय विद्यार्थी, क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी, एक शब्द है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को आपने देखा होगा, कहीं नहीं देखा है तो मैं जनरली थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि है इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जनरली क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जनरली इसमें एक विशेष कागज या विशेष पदार्थ होता है, उस पर उस मिश्रण को, जो रंगीन मिश्रण है उसको लगाया जाता है। लगाने के बाद में फिर इस विलायक
के ऊपर पानी या अल्कोहल है उड़ेल दिया जाता है। वो गतिशील छड़ होती है जिस पर लगाया जाता है और उसके बाद में पानी या अल्कोहल उसके ऊपर गिराया जाता है, ठीक है। और गिराने की वजह से गतिमान होता रहता है और धीरे 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 जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग या पृथक होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा अलग अलग जो रंग है या अलग अलग कलर है या अलग अलग स्याही है रंगीन, उस स्याही के पृथक्करण के लिए भी हमेशा ये क्रोमेटोग्राफी मेथड या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विस्तृत रूप से हम जब इस प्रकार का कोई टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपके इतना ही कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो वो है क्रोमेटोग्राफी विधि, यानी क्रोमेटोग्राफी विधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रंजकों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पूरी की पूरी क्लास रेगुलर देखनी पड़ेगी, रेगुलर यहाँ तक में रहना पड़ेगा। आपके कुछ सपने हैं तो सपनों के खातिर आपको पूरी लगन और मेहनत से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी चीजें आपके कंठस्थ होगी। और जितनी ज्यादा कंठस्थ होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा और आगे सफलताएं भी आपके इंतजार में खड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये जो पहला था, ये पहला आपका क्वेश्चन था जिसमें ए से लेकर के जे तक चीजें थी। इसको हमने इसमें से पूछा गया था कौन कौन से में कौन कौन से अलग करने के लिए कौन कौन सी विधि या मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो हमने सारे मेथड एक व्याख्या के साथ हमने पढ़े यहाँ। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आप एनसीईआरटी की अपनी बुक निकालोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, नए संस्करण है ना 2025 वाले में। तो ये दूसरा पहला क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है उसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है यदि आपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े हैं तो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चाय तैयार करने के लिए, हाँ कई सारे नशेड़ी भी होंगे, उनको भी लगेगा कि चाय का नाम आते ही मुंह में पानी आने लगेगा, है ना। कई सारे बच्चे वर्तमान में चाय पीते हैं। तो चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। यानी नीचे वोकेबुलरी को शब्दावली दी जाती है, उस शब्दावली के हिसाब से आपको चाय तैयार करनी है। तो चाय तैयार करने के लिए ये विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चाय तैयार करना। चाय तैयार करने के लिए शब्दावली बुक्स में दे रखी है, या मैं लिख नहीं रहा हूं, अपनी बुक्स खोलोगे तब क्वेश्चन हल करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक बर्तन लोगे प्रिय विद्यार्थियों, और बर्तन में क्या रखोगे, बर्तन में पानी लोगे, ठीक है। बर्तन में पानी लेने के बाद में क्या करोगे, चाय पत्ती डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, उसके बाद में इसको गर्म करोगे। गर्म करने के बाद में गर्म करना, और गर्म करने के बाद में क्या डालोगे, दूध डालोगे, और दूध के साथ में शक्कर डालोगे। और इतना कुछ करने के बाद में इसको काफी समय तक या कुछ देर तक गर्म करते रहोगे। तो गर्म करने के बाद में एक घोल बनेगा, उस घोल को आप छनन विधि से अलग करके, छान करके चाय पत्ती को अलग कर सकते हो, और इसका जो भी रचना है उस घोल में वो सारा घोल अलग करोगे। और इस घोल को हम कहते हैं टी। क्या कहते हैं, टी। टी यानी चाय। टी एक ब्रिटेन का शब्द है, ब्रिटेन इंग्लिश का शब्द है, और ये अंग्रेजों की देन है। इंडिया में चाय अंग्रेजों से पहले कोई नहीं जानता था चाय के बारे में। जैसे जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे ये चलन शुरू किया। और उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसका मकसद या उद्देश्य था, वो था इंडिया पर राज करना। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें साथ में लेकर के आओ जिससे इंडियन लोग ज्यादा लालच में आकर के उलझे रहेंगे, और उनमें से एक थी टी। यानी टी वाला प्रचलन भी अंग्रेजों ने शुरू किया है। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रकार नशे में डूबे रहेंगे इंडियन तो हम आसानी से राज कर पाएंगे। और राज किसको नहीं चाहिए, कुर्सी की लड़ाई के लिए आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया चलायमान है ना। हाँ, तो कुर्सी हर किसी को चाहिए, राज सिंहासन हर किसी को चाहिए, और अपना अपना मेहनत है, अपने अपने कर्म है, वो तय करते हैं कि कितने समय में आपको मिलेगी सिंहासन या कुर्सी, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। चाय कैसे बनाना है इसके बारे में आप लिख सकते हो, हर एक बच्चा लिख सकता है, इसमें नंबर करने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे, ठीक है।
तो ये था दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे के बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थी, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम यहाँ लिखा है, लेकिन लिक्विड हमेशा ml में होता है। 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। वो पदार्थ दे रखा है। ये क्वेश्चन है अभी हाल में छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए ग्राफ चाहिए, न तो ग्राफ अभी मेरे पास है न ही अभी आपके पास होगा। भविष्य में इसको एक बार देखेंगे, ग्राफ वाला पेपर ला करके इस क्वेश्चन को मैं आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। और फिर आप सीधे चले आइए चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका अभ्यास है, अभ्यास क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? चौथा, यानी फोर्थ जो क्वेश्चन आपका वो क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या है? निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या का मतलब होता है, उदाहरण सहित का मतलब होता है कि किसी भी शब्द यानी शब्द आपको दे रखेंगे, उस शब्द की एक तो डेफिनेशन या परिभाषा लिखनी है, और उसकी परिभाषा के साथ साथ में 1 या 2 उदाहरण दोगे तो आपकी उदाहरण सहित उस वर्ड की या उस शब्द की व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहला इसने दे रखा है संतृप्त विलयन। पहला दे रखा है वो क्या है? संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आप इसकी परिभाषा बताओगे तो उदाहरण सहित इसकी क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। तो निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो पहला संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, मिश्रण, फिर समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, इसका हमने पिछली कक्षा में बहुत बेहतरीन ढंग से रिकॉर्डेड क्लास है उसमें विवरण दिया है। लेकिन फिर भी एक बार आपका जो क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को मैं पुनः हल कराऊंगा, लिखवाऊंगा। तो इसके लिए आप यहाँ देखें कि संतृप्त विलयन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस विलयन में किसी निश्चित ताप पर, यानी कोई भी ऐसा विलयन उसमें ठीक समय बाद एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता, उसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देखूं, जैसे पानी है और पानी में प्रिय विद्यार्थियों क्या घोल दिया जाता है? नमक घोल दिया जाता है। अब नमक को पानी में घोलते रहोगे किसी छड़ से, किसी बीकर में, तो घोलते 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 एक समय ऐसा आएगा, उसके बाद में वो विलयन गाढ़ा हो जाएगा और घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप दिन भर भले घुमाते रहो लेकिन घुलेगा उतना ही जितना घुलना था। तो इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की जो चीजें हैं या इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, या इस प्रकार का जो विलयन है उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। यानी एक निश्चित समय के बाद में जो विलय पदार्थ है वो घुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। विलयन होगा, मैंने कहा विलयन जहां भी शब्द आएगा प्रिय विद्यार्थियों उसमें 2 पदार्थ होंगे, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, या एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलय, ठीक है। यानी विलायक वो होगा जो लिक्विड होगा जिसके अंदर विलय पदार्थ वो होगा जिसको घोला जा रहा है, यानी घोले जाने वाले पदार्थ को कहेंगे विलय और जिसमें घोला जा रहा है उसको कहेंगे विलायक। तो इस नमक और पानी में से पानी है वो प्रिय विद्यार्थी क्या है? वो विलायक है, और नमक है वो विलय पदार्थ है, यानी नमक को पानी में से घोला जा रहा है, ठीक है। और एक निश्चित समय बाद एक ऐसी स्थिति आएगी, फिर आप दिन भर घुमाते रहो, कई घंटों तक घुमाते रहो इसमें छड़, यानी घोलते रहो लेकिन घोलना वो बंद हो जाता है नेचुरल रूप से। तो इस प्रकार से प्राप्त जो विलयन है उसको कहेंगे हम संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसको डेफिनेशन के तौर पर या परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी विलयन में एक निश्चित समय और ताप पर किसी विलयन में
या किसी विलयन में एक निश्चित समय और ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता। विलेय पदार्थ क्या कर सकता है कि दिन भर घुमाओगे तो भी जिसको जितना घुलना था उतना ही घुलेगा, उससे आगे नहीं घूमेगा। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में विलेय पदार्थ है वो घुलना बंद हो जाएगा विलायक में। ठीक है, तो नहीं घुल सकता, उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक ऐसा बिंदु आएगा जिसके बाद में उसमें विलेय पदार्थ है उसका घुलना क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण सहित व्याख्या का मतलब होता है। उदाहरण के लिए नमक, पानी प्लस नमक का घोल, यानी पानी और नमक को घोल को देखोगे तो ये क्या है, संतृप्त विलयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और उसके बाद में आप देखोगे शक्कर और पानी का घोल है, ये भी संतृप्त विलयन का उदाहरण है। कोई भी एक उदाहरण दे दोगे तो आपका विज्ञान है उसमें नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक की परिभाषा हो जाएगी, आधे नंबर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और परिभाषा लिखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, 1 नंबर मिलेगा 1.5 में से, और उदाहरण लिखोगे तो 1.5 में से 1.5 पूरा मिलेगा। नहीं जितना लिखोगे उतना, क्योंकि विज्ञान या साइंस के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों जो अंक है वो डिवाइडेड होते हैं, अंक फिक्स होते हैं, और उस हिसाब से जितना लिखोगे यानी जैसा भी डालोगे वैसा चुना होगा। ये सारी साइंस में चीजें लागू होती है। अगला है प्रिय विद्यार्थियों वो है शुद्ध पदार्थ। क्या है, दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों चौथे का वो है शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा चाहिए और उसके बाद में इसका क्या चाहिए, उदाहरण चाहिए, तो स उदाहरण व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के तत्व या कण उपस्थित हो, तत्व या कण क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के तत्व या एक ही प्रकार के कण विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में उस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के लिए देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो उदाहरण के लिए जितने तत्व है वो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जैसे धातु है, जैसे उदाहरण के लिए सोना है, ठीक है, चांदी है, ये 24 कैरेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सोना है, चांदी है, उसके बाद में आसुत जल है। आसुत जल भी एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। आसुत जल कौन सा, जो बैटरियों में काम में लिया जाता है। ठीक है, उसमें केवल और केवल H2 होता है, उसके अलावा अशुद्धियां जितनी है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, सोना है, चांदी है, आसुत जल है, और उसके बाद में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंतर्गत आप देखोगे केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु ही उपस्थित होंगे। 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी अशुद्धियां नहीं है, इसका मतलब है कि ये शुद्ध है। क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के तत्व या कण उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ये होगी उदाहरण सहित व्याख्या। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अगला है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है, अगला आपका जो क्वेश्चन है इसी चौथे का, ये था बी या दूसरा, और अब है ये ए सी, और अब है प्रिय विद्यार्थियों वो सी। तो ये लिख लिया हो तो हम
आगे चर्चा करेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ये तो लिख लिया होगा। अब हम सी की बात करें प्रिय विद्यार्थी। सी में से आपके दे रखा है वो क्या पदार्थ है जिसकी उदाहरण से व्याख्या करनी। कोलाइड क्या है? कोलाइड। अब कोलाइड पदार्थ की सबसे पहले व्याख्या करनी, यानी इसकी डेफिनेशन बतानी है, परिभाषा बतानी है, और परिभाषा के ठीक बाद में हमें एग्जाम्पल देना है, तो इसकी उदाहरण सहित व्याख्या हो जाएगी। ठीक है। अब कोलाइड के लिए जब हमने मिश्रण पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों, तो मिश्रण में हमने समांगी और विसमांगी दो प्रकार के मिश्रण देखे थे। ठीक है। तो जितने भी समांगी प्रकार के मिश्रण होते हैं उनको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ है वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, दिखाई विलय के कारण है वो दिखाई नहीं देते, यानी एक ऐसा विलयन जो समांगी हो जाता है, तो उस विलयन को हम क्या कहते थे? कोलाइडी विलयन कहते थे। ठीक है। तो कोलाइड का हम क्या लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलय के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं तथा बर्तन के पेंदे में छोटे छोटे होते हैं तथा बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं और पेंदे में नहीं बैठते हैं, उसे कोलाइड विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण है उसको हम क्या कहेंगे? कोलाइड विलयन। समांगी मिश्रण जितने भी है वो सारे सारे कोलाइड विलयन या कोलाइडों की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। उदाहरण के लिए प्रिय विद्यार्थी देखोगे इसमें कोलाइड में से, तो इसका अच्छा उदाहरण है वो है दूध। क्या है? दूध। दूध के बाद में कोहरा आपने देखा होगा। ठीक है ना। कभी कभार उठते हो रात को सो करके तो सुबह आंधियों की वजह से ऐसा कोहरा छाया होता है जिसकी वजह से खक की खक आपको धुंध धुंध दिखाई देती है, तो उसको हम कोहरे को भी क्या कहेंगे? वो है कोलाइड विलयन है। और उसके अलावा धुंध। ठीक है। धुंध आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे कोलाइड जितने भी कोलाइड विलयन है इसमें टिंडल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपने कभी जैसे अंधेरे में या जब सूर्य उदय होता है तो रोशनी आपके वेंटिलेटर से कमरे में घुसती है, तो उस समय देखोगे तो आपके कमरे में बहुत सारी डस्ट के हैं ऐसी, यानी डस्ट के कण है उस रोशनी के अंतर्गत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ये क्या कहलाएगी? ये धुंध, कोहरा या ये चीजें कहलाएगी। ठीक है। तो धुंध है, कोहरा है और दूध है, इसमें से ऐसी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है। और वो घटना जो रोशनदान से आप दिखते हो धूल के कणों को, डस्ट के कणों को, उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये टिंडल प्रभाव कैसे होगा? प्रकीर्णन के फलस्वरूप होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। ठीक है। और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है टिंडल प्रभाव है वो किस प्रकार की घटना का उदाहरण है, तो आपका प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। बार 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 प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होता है। ठीक है। ये जब हमारा प्रकाश पाठ आएगा तो प्रकाश पाठ में हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे।
तो यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत? आगे है इस चौथे क्वेश्चन का जो डी पॉइंट है, वो डी पॉइंट क्या है विद्यार्थियों? वो डी पॉइंट है निलंबन। क्या है? निलंबन। अब निलंबन के अंतर्गत यानी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिएगा, मतलब होता है निलंबन में भी निलंबन की एक तो परिभाषा लिखनी है और एक है प्रिय विद्यार्थी उसमें क्या करना है? उदाहरण देना है। तो चौथे क्वेश्चन का जो डी है अपना वो है निलंबन। क्या है? निलंबन। अब आपने जब मैंने मिश्रण जब पढ़ाया था प्रिय विद्यार्थियों, तो मिश्रण में दो प्रकार का मिश्रण था, एक तो समांगी मिश्रण था और एक विसमांगी था। समांगी मिश्रण के अंतर्गत हमने देखा जो विलायक के अंतर्गत विलीय पदार्थ इस प्रकार घुले रहते हैं कि वो नग्न आंखों से बाहर से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, उसको घोलना छोड़ दोगे तो भी उसके कण पेंदे में बैठते नहीं है। ठीक है, तो वो तो समांगी मिश्रण। दूसरा था विसमांगी मिश्रण। ठीक है, विसमांगी मिश्रण जितने हैं वो सारे के सारे निलंबन का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी निलंबन ही है। तो हम कहेंगे ऐसा विसमांगी मिश्रण जिसमें बड़े कण क्या है? जिसमें बड़े कण द्रव में तैरते रहते हैं, ऐसा मिश्रण या ऐसा विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण स्पष्ट रूप से तैरते हुए, स्पष्ट रूप से प्रिय विद्यार्थियों तैरते हुए दिखाई देते हैं तथा कुछ समय बाद पेंदे में जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार जमा हो जाते हैं, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? निलंबन कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्रिय विद्यार्थियों? निलंबन कहलाती है। ठीक है, तो जहां भी उदाहरण सहित व्याख्या का मतलब है उसकी डेफिनेशन और उसके अलावा उसका क्या है? एक बढ़िया सा एक या दो उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो निलंबन हो गया यानी ऐसा विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण है वो स्पष्ट रूप से तैरते हुए दिखाई दे और कुछ समय बाद है वो कण धीरे धीरे पेंदे में बीकर के या बर्तन के पेंदे में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। उदाहरण के लिए है मिट्टी और पानी का मिश्रण। क्या है? उदाहरण के लिए मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण। ठीक है, अब मिट्टी को पानी के अंदर घोल करके दीजिए, यानी एक लोटे पानी में मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के घोल करके दे दीजिए किसी लकड़ी के या किसी छड़ की सहायता से, तो घोलोगे तब तक उसमें कण है वो स्पष्ट रूप से तरते हुए नजर आएंगे। जैसे ही घोलना बंद करोगे, थोड़ी देर उसको शांत अवस्था में छोड़ोगे, तो शांत अवस्था में आते ही इस मिट्टी के कण है वो धीरे धीरे पेंदे में जमा होंगे, पानी है ऊपर आसानी से आ जाता है, उसको आप बिना छाने भी आसानी से पी सकते हो। इस प्रकार से पानी है वो अलग हो जाता है, पानी की लेयर अलग और मिट्टी की लेयर अलग। प्राचीन समय में जब हमारे पास पानी के नवीन जो सोर्स है इनका अभाव होता था, ट्यूबवेल वगैरह मोटरें वगैरह कुछ नहीं था, तो उस समय जब हम तालाबों का पानी पीते थे और नदियों का झीलों का पानी पीते थे, तो ऐसी स्थिति में हमारे ये जो है निलंबन की घटनाएं वहां देखने को मिलती थी। लेकिन उस समय निलंबन में कोई ज्यादातर यहाँ हमारे इलाकों में समझ नहीं थी। ठीक है, तो ये निलंबन का हिस्सा उदाहरण है मिट्टी और पानी का मिश्रण। ठीक है, इसको घोलोगे तो कण भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और घोलना बंद करोगे, शांत अवस्था में पानी अलग और मिट्टी अलग हो जाएगी। इसको बिना छाने भी आसानी से धीरे धीरे पी सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। तो इस घटना को हम कहेंगे निलंबन। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? निलंबन। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन पांचवा में निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।
जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना समय पर आपको मिलती रहे और इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली के माध्यम से जुड़ करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। कमेंट करके हम बताएं मुझे कि मैं फलाने स्कूल से, मेरा नाम ये, फलाने क्लास और फलाने स्कूल से हूँ, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी स्कूल से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से विद्यार्थी जुड़े हैं, और उसको समस्या क्या है, उसको समस्या को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि यहाँ चीजें समझ में नहीं आई। तो मैं आपका भाई हूँ, भाई होने के नाते आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।